Hello dear friends, students and learner. Today I am going to discuss about anti-H. pylori drugs and drug used for GERD, that is gastroesophageal reflux disease. So coming to anti-H. pylori drugs, as we all know, H. pylori is a gram-negative bacillus adapted to survive in the acidic environment of stomach. Okay, uh, it is found in our body as a commensal in 20 to 70% of normal individuals. If we get infected once, it usually persists for life. Okay, so H. pylori is important cause of chronic gastritis, dyspepsia, peptic ulcer, gastric lymphoma, and gastric carcinoma. This bacteria remains attached to our surface epithelium of stomach, okay, and beneath the mucous membrane. And this bacteria has urease activity, means it produces ammonia, and this ammonia help bacteria to protect themselves by creating a micro environment around them. Okay, तो ये बैक्टीरिया हम देख सकते हैं ग्राम नेगेटिव होते हैं, ये कमेंसल होते हैं 20 to 70% में, और ये लाइफ ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग अगर इन्फेक्ट हो गया तो आदमी लाइफ लॉन्ग रहता है। और ये हमारे अंदर क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, डिस्पेप्सिया, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक लिम्फोमा, इवन गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, एक कैंसर भी का भी रिस्क फैक्टर है। ओके, इसके पास यूरियज एक्टिविटी है, तो ये अमोनिया बनाता है, जो अमोनिया से वो बैक्टीरिया चारों ओर घिरा रहता है और अपने आप को गैस्ट्रिक एसिड से प्रोटेक्ट करता है। गैस्ट्रिक एच पाइलोरी के ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास बेसिकली दो रेजिमेंट है। एक रेजिमेंट है ट्रिपल ड्रग रेजिमेंट, दूसरा है क्वाड्रुपल रेजिमेंट। तो ट्रिपल ड्रग रेजिमेंट में हम 3 दवा देते हैं। तो ट्रिपल ड्रग के अंदर 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन है कि हम लैंसोप्राजोल 30 mg, देन एमोक्सिसिलिन 1000 mg, देन क्लैरिथ्रोमाइसिन 500 mg। ये सारे ड्रग्स जो हम ट्वाइस डेली फॉर 2 वीक्स देंगे। ओके, दिस इज द यूएस FDA अप्रूव्ड रेजिमेंट, और यही रेजिमेंट इंडिया में भी फॉलो होता है। इसका वजह यह है कि इंडिया में मेट्रोनिडाजोल जो है, जो कि दूसरे रेजिमेंट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मेट्रोनिडाजोल देते हैं, तो इंडिया में मेट्रोनिडाजोल जो है इसका रेजिस्टेंस काफ़ी कॉमन हो गया है। इसलिए हम जो है ये वाला रेजिमेंट, पहला वाला जिसमें मेट्रोनिडाजोल नहीं है, ये प्रीफर करते हैं, दूसरा वाला रेजिमेंट प्रीफर नहीं करते हैं। तो दूसरा रेजिमेंट में हम देख सकते हैं यहाँ पर ओमिप्राजोल 40 mg OD है, एंड मेट्रोनिडाजोल 400 TTS, एंड देन एमोक्सिसिलिन 500। ये रेजिमेन थोड़ा सिंपलर है एंड इकोनॉमिकल है, बट हम लोग यूजुअली जो पहला रेजिमेन फॉलो करते हैं। ओके, in quadruple drug regimens we can see that we give colloidal bismuth substrate 120 mg QID, and then tetracycline 500 mg QID, then metronidazole 400 TDS, and then omeprazole. तो here we can clearly see कि यहाँ पर 4 ड्रग है, CBS, tetracycline, metronidazole, and then omeprazole, इसीलिए इसका नाम क्वाड्रुपल ड्रग रेजिमेंट होता है। ओके, ये रेजिमेंट यूजुअली तब देते हैं जब पहला रेजिमेंट जो ट्रिपल ड्रग रेजिमेंट वो फेल हो जा रहा था। ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि हम लोग एंटी एच पाइलोरी ड्रग कौन कौन से, यानी कि एच पाइलोरी इन्फेक्शन में हम क्या ट्रीटमेंट देते। अभी हम नेक्स्ट देखने वाले हैं ड्रग फॉर गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। ओके, GERD। ओके, व्हाट इज GERD? जो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स क्या है, ये क्या है? रिगर्जिटेशन ऑफ स्टमक कंटेंट बैक इनटू द ईसोफेगस। कई बार जो है हमारा जो गैस्ट्रिक कंटेंट या स्टमक के अंदर जो कंटेंट है, फूड है, वो वापस जो है रिगर्जिटेट होकर हमारे ईसोफेगस में आ जाता है और हमें प्रॉब्लम करता है, पर्टिकुलरली जब लार्ज मील लेते हैं या फिर कई बार जो है हम स्टूपिंग करते हैं या लेटते हैं, उस कंडीशंस में जो गैस्ट्रिक कंटेंट है रिगर्जिटेट करके इसोफेगस में आ जाता और हमारे लोअर 1/3 ऑफ इसोफेगस को प्रॉब्लम करता है, डैमेज करता है। और ये हमें सिम्टम देता है हार्ट बर्न, मतलब चेस्ट के बीचों बीच एक जो है बर्निंग सेंसेशन होता है, दैट इज कॉल्ड हार्ट बर्न। कॉज क्या है? GERD का कॉज एग्जैक्टली देखें तो 2 है। एक एनाटॉमिकल डिफेक्ट जो कि हाइटस हर्निया बोलते हैं, ये रेयरली एक कॉज हो सकता है। बेसिकली ये एक एनाटॉमिकल डिफेक्ट है हमारे डायफ्राम में, ओके, जिसकी वजह से हमारा जो है इसोफेगस जो अपर पार्ट है वो कॉम्पिटेंट नहीं होता, इसीलिए गैस्ट्रिक कंटेंट जो वापस आता है। तो ये रेयर कॉज है। दूसरा कॉज फंक्शनल मीन्स कि एक्चुअली वहाँ पर कोई इटियोलॉजी नहीं है। ओके, यहाँ पर वजह क्या होता है कि हमारा इसोफेगस का जिसको लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, दैट लाई एट द जंक्शन ऑफ इसोफेगस एंड स्टमक। ओके, तो वो जो स्फिंक्टर होता है, जो वो क्या करता है, स्टमक के अपर एंड को क्लोज करके रखता है ताकि स्टमक का कंटेंट वापस इसोफेगस में नहीं है। तो ये स्फिंक्टर का जो पावर होता है, जो टोन होता है, वो वीक हो जाता है।
सो दिस इज फंक्शनल कॉज। ओके, तो ऐसा देखा गया कि रिपीटेड रिफ्लक्स अगर बार बार गैस्ट्रिक कंटेंट इसोफेगस में आता है तो लोअर वन थर्ड में इसोफेगस के लोअर वन थर्ड में प्रॉब्लम होता है, जिसको इसोफेजाइटिस बोलते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ इसोफेगस, इरोजन, कई बार जो है उस एरिया में इरोजन होने लगता है, और देन अल्सर होने लगता है, पेन, देन स्वेलोइंग डिफिकल्टी होने लगती है, डिस्फेजिया, खाने में दिक्कत होती है, और कई बार उस एरिया में स्ट्रिक्चर मतलब नैरोइंग ऑफ ल्यूमेन ऑफ इसोफेगस, तो नैरोइंग ऑफ ल्यूमेन हो सकता है, और कई बार वहाँ पर रिपीटेडली अगर एक्सपोज होता है वो एरिया तो रिस्क ऑफ कार्सिनोमा भी, इसोफेजियल कार्सिनोमा भी बढ़ जाता है। तो टोन जो होता है एलईएस, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर का टोन जो चेंज होता है उसका वजह हार्मोनल हो सकते हैं, न्यूरोजेनिक हो सकते हैं, डाइटरी फैक्टर्स हो सकते हैं, ड्रग्स हो सकते हैं, स्मोकिंग हो सकते हैं। हार्मोनल जैसे कि गैस्ट्रिन जो होता है वो टोन को इन्हेंस कर देता है, जबकि प्रोजेस्टेरोन जो है टोन को कम कर देता है। तो जब भी टोन कम होगा तो रिफ्लक्स ज़्यादा होगा। जैसे प्रोजेस्टेरोन, जैसे प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन बढ़ जाता है तो उस केस में हम देख सकते हैं प्रेगनेंसी में पेशेंट को जो है ये रिफ्लक्स डिजीज बढ़ जाते हैं। न्यूरोजेनिक इन्फ्लुएंस में वेगस एक नर्व है जो मोटर होता है उस एलियस, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर के लिए वेगस नर्व जो है मोटर, मतलब उसको सिग्नल भेजता है टू मेंटेन इट्स टोन। ओके, अगर ये वेगल नर्व में डैमेज होता है तो क्या होगा, ये टोन वीक हो सकता है। इसके अलावा वेगस जो होता है इसोफेजियल पेरिस्टल्सिस भी एनहेंस करता है, जिससे गैस्ट्रिक इम्पटिंग होता है और ये हमें बचाता है रिफ्लक्स से। तो वेगस के डैमेज होने से रिफ्लक्स जो है बढ़ सकता है। नेक्स्ट इज डाइटरी इन्फ्लुएंस, डाइट जैसे कि फैटी डाइट लें या अल्कोहल कंज्यूम करें या कॉफ़ी और चॉकलेट, ये सब जो है ये टोन को डिक्रीज करता है, इसलिए रिफ्लक्स का रिस्क बढ़ जाता है। जबकि प्रोटीन रिच डाइट जो होते हैं वो टोन को इन्हेंस करता है और ये हमें बचाता है। उसी तरह हम ड्रग्स देख सकते हैं जैसे कि एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, नाइट्रेट्स, ये सब जो ड्रग्स हैं ये एलईएस के टोन को रिड्यूस करता और इससे रिफ्लक्स का रिस्क जो बढ़ जाता। स्मोकिंग अगेन जो एलईएस को रिलैक्स कर देता है, जिससे रिफ्लक्स इंक्रीज हो जाता है, तो हमें इसोफेजाइटिस का रिस्क रहता है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन से ड्रग, कौन सी दवा कहाँ पे काम करता है, और तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एलईएस, ये एलईएस है, ये स्टमक है, ओके, एंड देन ये लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, ओके। और यहाँ पे कौन सी दवा कहाँ पे काम करता है, जब हम लोग अभी दवा के सेक्शन में जाएंगे तो देखेंगे कि मेटोक्लोप्रोमाइड जो होता है वो यहाँ पे इस एलईएस को क्या करता है, निगेटिव मतलब इनहिबिट करता है, जो रिफ्लक्स को रोकने में काम करता है, और यहाँ पे कंटेंट यानी कि स्टमक के कंटेंट को वापस आने में रोकता है और स्टमक के कंटेंट को आगे प्रोपेल करने में हेल्प करता है। एंटासिड्स जो होता है इसके एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, ओके। तो इस वजह से एसिडिटी, गैस्ट्रिक कंटेंट का एसिडिटी कम हो जाएगा, तो एसिडिटी कम होगा तो वापस अगर रिगर्जिटेट भी करता है तो उससे जो है रिस्क ऑफ इसोफेजाइटिस कम होता है। एक दूसरी ड्रग है जो अल्गिनेट, अल्गिनेट क्या करता है, जो गैस्ट्रिक कंटेंट यहाँ भरा हुआ उसके ऊपर एक लेयर बनाता है, फ्रोथी लेयर। फ्रोथी लेयर बनाने से क्या होता है, अगर गैस्ट्रिक कंटेंट वापस रिगर्जिटेट हुआ तो ये जो गैस्ट्रिक कंटेंट रिगर्जिटेट हो रहा है उसके ऊपर एक ये लेयर बनाता है जो गैस्ट्रिक कंटेंट को प्रोटेक्ट करके रखता है। अगर गैस्ट्रिक कंटेंट रिगर्जिटेट भी करता है तो गैस्ट्रिक एसिडिक कंटेंट इसोफेगस के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता, इसलिए इसोफेगस को डैमेज कम करता है। तो बेसिकली ये अल्गिनेट क्या करता है, गैस्ट्रिक कंटेंट और फूड के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देता है। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर अल्गिनेट जो है प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है। जितना भी एंटासिड्स होते हैं वो HCl को न्यूट्रलाइज कर देता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, जिससे वापस एसिडिटी का रिस्क कम हो जाता है। और मेटोक्लोप्रोमाइड जो है ये इसोफेजियल टोन को इन्हांस कर देता है, जिससे वापस रिगर्जिटेट नहीं हो पाता, और यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इन्हांस कर देता है, जिससे गैस्ट्रिक कंटेंट आगे प्रोपेल हो जाता है ड्यूडेनम। नो ट्रीटमेंट ऑफ जीआरडी, तो जीआरडी में हम ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, जीआरडी में हमारे पास जो ड्रग है वो पीपीआई जो फर्स्ट लाइन ड्रग है, ये हमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में यानी कि जो पेन हो रहा है, जो भी बर्निंग सेंसेशन हो रहा है उसमें भी हेल्प मिलता है, और उसके अलावा इसोफेगस में जो इरोजन हो रहा है उसमें भी हीलिंग में हेल्प होता है क्योंकि एसिडिटी कम होता है। तो पीपीआई इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ऑल स्टेज ऑफ जीआरडी। प्रोलॉन्ग थेरेपी की यूजुअली जो है पीपीआई प्रोलॉन्ग थेरेपी देनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम थेरेपी बंद करते हैं तो वापस से रिकरेंस का रिस्क रहता है। तो कई बार जो ट्रीटमेंट है काफ़ी लंबे समय तक चलता है, इवन लाइफ लॉन्ग भी चलती है, ओके। बट ये ड्रग के पास एलईएस पे कोई इफेक्ट नहीं है, ये एलईएस के टोन को चेंज नहीं करता। H2 ब्लॉकर अगेन ये भी एसिडिटी को कम, HCl सेक्रेशन कम करता है, बट इससे प्रीफर्ड ड्रग पीपीआई, ये लेस प्रीफर्ड ड्रग है।
एंटासिड्स, जैसा कि हमने देखा कि एंटासिड जो है गैस्ट्रिक एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता और केवल ये सिम्टोमेटिक रिलीफ देता है हार्ट बर्न में। सोडियम अल्गिनेट, हमने देखा था कि सोडियम अल्गिनेट एक जो होता है गैस्ट्रिक कंटेंट के ऊपर एक फ्रोथी प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, ताकि अगर गैस्ट्रिक कंटेंट वापस इसोफेगस में आता है तो उससे जो है डायरेक्ट जो है इसोफेगस के कांटेक्ट में आने से बचाएगा। और इसके पास भी अगेन कोई इफेक्ट नहीं है, एलियस्टोन को वो चेंज नहीं कर सकता, इनहेंस नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज प्रोकाइनेटिक ड्रग। तो प्रोकाइनेटिक ड्रग्स क्या होता है, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को चेंज करता है, इनहेंस करता है। तो इसोफेगस के मूवमेंट को इनहेंस करेगा इन द एंटेरोगेट वे। सो इसोफेगस के कंटेंट को नीचे जाने में हेल्प करेगा, गैस्ट्रिक कंटेंट जो भी है उसको नीचे यानी कि आगे ड्यूडेनम में जाने में हेल्प करेगा। तो प्रोकाइनेटिक ड्रग गैस्ट्रिक कंटेंट को प्रोपेल करता है आगे, ना कि पीछे। तो ये फायदा होता है प्रोकाइनेटिक ड्रग जो है गैस्ट्रिक कंटेंट को जो है वो क्या करते हैं, पुश करते हैं इनटू द ड्यूडेनम। तो प्रोकाइनेटिक ड्रग्स के अंदर क्या है, जो ऑप्शन है मेटोक्लोप्रामाइड, सीसाप्रामाइड और भी बहुत सारे, इटोप्रामाइड, प्रोराइड है, डोमपेरिडोन, ये सारे ड्रग जो भी हैं प्रोकाइनेटिक ड्रग ये सो हेल्प इन रिलीविंग रिगर्जिटेशन एंड हार्ट बर्न। इसके अलावा ये एलियस्टोन को इनहेंस कर देता है, इसकी वजह से जो वापस रिगर्जिटेशन का रिस्क कम हो जाता है। और इसोफेजियल जो कंटेंट अगर कुछ वापस आया भी है तो उसको वापस से क्लियरेंस करता है और गैस्ट्रिक एम्प्टी यानी कि गैस्ट्रिक कंटेंट को पुश करता है इनटू द ड्यूडेनम। सो प्रोकाइनेटिक इज वन ऑफ द गुड ड्रग फॉर GERD. So this is all about the drugs for H. pylori infection and drugs for the GERD. Thank you for watching.